नमस्कार, मुद्दागर में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर 26 जनवरी की हिंसा से जुड़ी आ रही है, जिसमें पुलिस ने नए वीडियो जारी किए और इस वीडियो में हुड़दंगी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस पर हमले के इन आरोपियों की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें तलाश कर रही हैं। जरा दो तस्वीरें आप देख लीजिए। ये पहला वीडियो सामने आया, वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आया, जहां पर ये हुड़दंगी वहां नजर आ रहे होंगे। हाथों में आपको डंडा दिख रहा होगा। ज्यादातर लोगों के हाथों में डंडे और तलवार नजर आ रहे हैं और इसी से वो पुलिस वालों पर ही हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वाले भी भागते हुए नजर आए हैं। वहां से एक सीढ़ी भी आप देखेंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हुड़दंगी वहां माने नहीं और लगातार लाठियों से पुलिस वालों पर वार करते रहे। 26 जनवरी की ये वीडियो, दो तस्वीरें। दरअसल ये पुलिस ने वीडियो जारी की है, जिसके माध्यम से अब लोगों को पहचानने की भी कोशिश हो रही कि आखिरकार वो कौन कौन से चेहरे थे जो 26 जनवरी के हिंसा में शामिल हुए थे। गिरफ्तारियों का दौर भी देखिए जारी है और उनसे भी पूछताछ हो रही है। उसके माध्यम से भी तार जोड़ने की कोशिश हो रही कि कहां-कहां इनके आपस में लिंक हो सकते हैं या कौन कौन उस दिन वहां पर मौजूद था, हाथों में डंडे या तलवार थामे। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द मुमकिन है। एक के बाद एक वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी ये अपील लोगों से भी की थी कि अगर किसी ने अपने मोबाइल फोन से भी वीडियो बनाया हो तो दिल्ली पुलिस को दे। जिसके बाद अब कई वीडियो हाथ लगे हैं पुलिस के और उन्हीं वीडियो के आधार पर आगे जांच बढ़ रही है। चश्मदीद जो बता रहे हैं उसके हिसाब से भी आगे की कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है और कई कनेक्शन भी देखिए इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन कनेक्शन को खंगालने की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से है। पुलिस ने ही ये वीडियो दरअसल जारी किया। इससे पहले एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ, मनिंदर सिंह उसका नाम बताया गया। वो भी एक वीडियो सामने आया था, उसमें दिख रहा था दोनों हाथों में उसने तलवार थामी थी और उन दोनों हाथों में थामी तलवार से वो करतब करता हुआ नजर आ रहा था। एक और बड़ी खबर, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आ रहा था। दोनों हाथों में उसने तलवार थामी हुई है और करतब करता हुआ ये नजर आया। इसके बारे में तो यहां तक भी जानकारी मिल रही है कि इसने बाकायदा कुछ लोगों को तलवार चलाना भी सिखाया, ताकि जब वो लाल किले में पहुंचेंगे तो वो हाथों में तलवार थाम सके और उससे हमला कर सके। तो कितनी बड़ी साजिश ये रही होगी, इससे अंदाजा लगा लीजिए आप। ये आरोपी जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है, दोनों हाथों में तलवार थामे हुए कलाबाजी करते हुए लाल किले में नजर आ रहा था। फिलहाल ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। तलवार लहराते दिखा था यह आरोपी, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। मनिंदर सिंह इसका नाम बताया जा रहा है। ये आखिरकार किनसे जुड़ा हुआ था, क्या इससे पहले भी इसने कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम देने में वो शामिल रहा, इन सारे पहलुओं पर अभी जांच चल रही है। एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है, पूछताछ में जुटी हुई है। तो एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। कई वीडियो भी अभी पुलिस के हाथ में लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज है उनमें से, जिनसे लोगों को पहचाना जा रहा है और जल्द और भी गिरफ्तारी इस केस में संदर्भ में हो सकती है। जिनसे पूछताछ हो रही है वो भी कई अहम खुलासे कर रहे हैं। वहीं टूल किट साजिश मामले में आरोपी निकिता जेकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लग गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के मुचलके पर निकिता को जमानत मिल जाएगी। कल हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूल किट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजीएफ से जुड़ी है। इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पहले ही मिल चुकी है और उसके परिवार ने भी बाकायदा एक चिट्ठी पुलिस को लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। दिवाकर हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं और दिवाकर, कल देखिए सुनवाई पूरी हुई, उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फौरी तौर पर अभी राहत निकिता को मिली।
देखिए, जाहिर तौर पर अंतरिम राहत तो निकिता को जरूर मिल गई है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस उनसे जब भी चाहेगी पूछताछ कर लेगी। और ये राहत सिर्फ इसलिए मिली है ताकि वो दिल्ली की जो कोर्ट है उसको अप्रोच कर पाएं, और वहां पर दिल्ली की कोर्ट ये तय करेगी कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। सबसे अहम चीज पूरे मामले में यह है कि दिल्ली पुलिस को जो सुराग लगातार मिल रहे हैं, और निकिता एक अहम कड़ी है इस पूरे केस में, इसलिए जो है उनसे पूछताछ लगातार जारी रहेगी। और पूछताछ के साथ ही कई और नामों का खुलासा सामने हो सकता है, क्योंकि टूल किट को लेकर जो जूम ऐप के जरिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसके लिए दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से आज राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें कम बिल्कुल नहीं हुई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हम टेम्पोररी राहत दे रहे हैं, आगे वो दिल्ली की कोर्ट में जाए, वहां पर अपना पक्ष रखे, और आगे की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल दिवाकर नजर बनाए रखिए। देखिए, अब बात दिल्ली को हिंसा से दिलाने वाली आईएसआई के आंदोलन जीवी टूल प्लान की भी कर लेते हैं। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन कैसे खालिस्तान और पाकिस्तान की साजिशों के संगम बन गया, देखिए न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएसआई ने बनाया टूल गैंग, इमरान के मंत्री की साजिश, पाकिस्तान का टूल प्लान, खालिस्तान का टुकड़े गैंग। किसान आंदोलन में लाल किले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई, जो साजिश हुई, उसमें इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी की खालिस्तान के जरिए साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी अमेरिका में बैठे एक खालिस्तानी समर्थक के संपर्क में था, उससे काफी मदद भी ले रहा था, और उसी के जरिए भारत के अंदर चल रहे किसान आंदोलन के अंदर हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का एक मास्टर प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान और खालिस्तानी साजिशों के इस टूल किट का हर चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने आईएसआई की साजिशों को किस तरह अंजाम दिया, ये आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी और आईएसआई ने हिंसा की साजिश रची। फवाद चौधरी ने भजन सिंह भिंडर से संपर्क किया। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। फवाद ने भिंडर को हिंसा के लिए हथियार पहुंचाने का काम सौंपा। कई कोशिशों के बावजूद भिंडर हथियार पहुंचाने में नाकाम रहा। भिंडर ने पीटर फ्रिडरिच से संपर्क किया। भिंडर और पीटर दोनों खालिस्तान समर्थक हैं। भिंडर ने पीटर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की साजिश करवाई। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ। भारत में किसान आंदोलन के नाम पर रची गई टूल किट वाली साजिश में एक एक करके कई चेहरे सामने आ चुके हैं। दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु, ग्रेटा थनबर्ग, अनीता लाल, पीटर फ्रिडरिच। टूल किट साजिश करने का आरोप दिशा रवि पर है। मुंबई की निकिता जेकब और बीड के शांतनु पर दिशा का साथ देने का आरोप है। ग्रेटा थनबर्ग पर दिशा रवि की टूल किट को ट्वीट करके भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है। वहीं कनाडा की अनीता लाल पर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को प्रचारित करने का आरोप है। वहीं मलेशिया के पीटर फ्रिडरिच पर किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत वाला अभियान चलाने का आरोप है। टूल किट साजिश मामले में पीटर फ्रेडरिक का नाम सुर्खियों में है। 4 फरवरी को स्वीडन के मूल के रहने वाली ग्रेटा ने जो टूल किट ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की थी, उसमें पीटर का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो पीटर खालिस्तान का एक सक्रिय समर्थक है। इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला भजन सिंह भिंडर का भी काफी करीबी मित्र है। अब आपको टूल किट साजिश में आईएसआई के मोहरे भजन सिंह भिंडर और खालिस्तान समर्थक पीटर फ्रिडरिच की भूमिका समझाते हैं। पीटर के बारे में खबर है
कि वो मलेशिया का रहने वाला है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पीटर फांसीवाद पर रिसर्च कर रहा है। वो अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वालों में शामिल था। महात्मा गांधी को रंगभेदी बता चुका है। वो गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है। पीटर खालिस्तान का सक्रिय समर्थक बताया जाता है। वो लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान के दुष्प्रचार को दुनिया भर में फैला रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीटर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मिशन K2 से भी संपर्क में है। आईएसआई K2 मिशन के तहत कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। इसके अलावा K2 मिशन के तहत पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भड़काया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलकर ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे भारत में अराजकता फैले, जान माल का नुकसान हो और उसमें कभी दलित आंदोलन और कभी किसान आंदोलन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटर ने दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए भी ट्वीट किया है। उसने लिखा, दिशा रवि एक लेखक, कार्यकर्ता, वक्ता और यात्री हैं। उन्हें किसानों के साथ खड़े रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया। किसानों का हितैषी बनने का झूठा दावा करने वाले पीटर का आईएसआई और खालिस्तान से संपर्कों के सभी तार सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में मालूम हुआ कि पीटर फ्रेडरिच को साजिश वाली टूल किट की पूरी जानकारी थी। हैशटैग से लेकर फॉलो करने वालों की लिस्ट तक सब कुछ उसे उपलब्ध कराई गई थी। इसमें अधिकतर जो पोस्ट आ रही थी वो बाहर से थी, दुबई से थी, कनाडा से थी, यूके से थी, यूएस से भी थी। तो और इस तरह के सपोर्ट बाहर से पहले से भी मिल रहे थे, जिनको कहा गया चलो किसानों का सपोर्ट है, क्योंकि किसानों के खुद के ट्विटर हैंडल्स नहीं होते हैं और आमतौर पर पंजाब से आने वाले जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 7 to 8% ही थे। इसके अलावा बाकी इंडिया से भी कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था। तो फिर ये लगातार इतने हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे थे? 26 जनवरी को टॉप 30 में से करीब 23 हैशटैग ऐसे थे जो किसान आंदोलन से लिंक थे। ये बिना ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के नहीं हो सकता। खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर से पीटर की दोस्ती है। भजन उर्फ इकबाल चौधरी के साथ उसकी तस्वीरें हैं। भजन सिंह आईएसआई की K2 डेस्क से जुड़ा है। K2 डेस्क से कश्मीर में साजिशें बनाई जाती हैं। K2 डेस्क खालिस्तान से जुड़ी साजिश रचती है। बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे बीएस भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज का बताते हैं। पीटर और भजन सिंह भिंडर की टूल किट वाली साजिश में एक और खालिस्तान समर्थक महिला का चेहरा बेनकाब हुआ है। मोद धालीवाल की करीबी और कनाडा की अनीता लाल भी टूल किट मामले में अहम किरदार है। पुलिस के मुताबिक अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। इसके अलावा पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है। खालिस्तान के लिए भारत विरोधी साजिशें रचने वाला धालीवाल PJF का संस्थापक है। वो किसान आंदोलन में हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कई वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर चुका है। इसी धालीवाल की करीबी अनीता लाल को टूल किट तैयार करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अनीता लाल के साथ दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की जूम ऐप पर मीटिंग की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया ऐप पर इन लोगों ने पूरी साजिश प्लान की। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पीटर, भजन सिंह भिंडर, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु से जुड़ी टूल किट साजिश में न्यूज 18 को इन लोगों की एक्सक्लूसिव टाइमलाइन मिली है। इस टाइमलाइन में यह बात दर्ज है कि किस तारीख को क्या क्या हुआ। 21 नवंबर पर्यावरण आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन भारत से जुड़ा। 25 नवंबर किसानों के लिए ग्रीन विद फार्मर्स ग्रुप बना। 1-2 दिसंबर किसानों के लिए XR इंडिया का ईमेल अकाउंट बना। 2-3 दिसंबर आंदोलन की डिटेल के लिए XR वॉलंटियर्स ग्रुप बना। 6 दिसंबर
XR वॉलंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना, इसमें निकिता शामिल थी। 13 दिसंबर kisannikta.co मैप डाउनलोड किया गया। 8 जनवरी XR को आस्क इंडिया वाई अभियान से जुड़ने की अपील। 11 जनवरी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जूम मीटिंग। 18 जनवरी आस्क इंडिया वाई वेबसाइट बनाकर डिटेल अपडेट की गई। 26 जनवरी निकिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया। 1 फरवरी कई विदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता XR इंडिया से जुड़े और ट्वीट किए। 2 फरवरी निकिता ने पूरी डिटेल शांतनु से शेयर की। 3 फरवरी निकिता को एडिटिंग के साथ गलती से ऑनरशिप राइट भी दे दिए। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट से साबित हो गया है कि भारत में बैठे हुए ही कुछ भारतीय लोग जो इनके हाथ का खिलौना बन चुके हैं, शायद बिके हुए हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने निकिता के लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। वहीं शांतनु की 20 से 27 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर मौजूदगी से जुड़ी तमाम चीजों की जांच की जा रही है। स्पेशल सेल को दिशा रवि ने पूछताछ के दौरान कई नाम बताए हैं। इसमें भारत से लेकर विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल मिलकर लाल किला साजिश के पाकिस्तानी, खालिस्तानी और भारत विरोधी चेहरों को एक एक करके सामने ला रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता जेकब का टूलकिट साजिश में अहम रोल है और सभी आरोपी टूलकिट को आपस में कॉम्स पैक यानी कम्युनिकेशन पैक्स के नाम से बुलाते थे। और न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस 115 से 120 जीबी डेटा की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ग्रेटा का नाम इस्तेमाल करना चाहती थी और सभी आरोपी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल, टेलीग्राम, प्रोटीन VM, साइबर घोस्ट ऐप का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे एजेंसी के वो रडार पर ना आ सके। इस बीच 2 और नाम दिल्ली पुलिस के रडार पर है, शुभम और तिलक। ये 2 नाम, इन दोनों लोगों के नाम भी व्हाट्सएप ग्रुप में रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निकिता और पीटर फ्रेडरिच की व्हाट्सएप चैट भी स्पेशल सेल के हाथ लगी है। न्यूज 18 के पास टूल किट केस में 4 फरवरी को दर्ज उस FIR की कॉपी है जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए SFJ और PJF नाम की खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने पुराने और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी को समारोह में बाधा डालने के लिए भारत विरोधी पोस्ट साझा की गई। FIR में यह भी दावा किया गया कि 26 जनवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से इसके लिए तैयार टूलकिट पोस्ट कर दी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और अब बात मुंबई में बढ़ते कोरोना केसेस के। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद वहां की मेयर खुद सड़कों पर उतर पड़ी हैं और लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोकल ट्रेन का भी सफर किया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। पहले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने के भी संकेत दिए थे। मुंबई नहीं, पूरा राज्य में बढ़ रहे हैं। अभी अभी मैंने सुना कि नासिक में डायरेक्ट बहुत ही मात्रा से रुग्ण पाए गए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और लॉकडाउन करना है क्या तो नहीं, लेकिन ऐसा ही सिलसिला चलता रहा पूरा राज्य में 13 या 14 जिले में एक पेशेंट ज़्यादा पा रहे मिल रहे, तो मुझे लगता है ये चिंताजनक बात है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है और राज्य सरकार ने इसीलिए फिर से लॉकडाउन लगाने पर विचार करना शुरू किया है। राज्य में रोज 3000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए मेयर ने लोगों को की लापरवाही जो है उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र के हालात ने केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन की आई नौबत। लोगों की लापरवाही ने बढ़ाई देश की मुसीबत।
के मरीजों में तेजी से, सरकार चिंतित। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के करीब 72% मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या ने फिर से ऐसी खतरनाक तेजी पकड़ी कि बीते 7 दिनों में हर दिन लगातार 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आने लगे। इस बढ़ोतरी के खतरे को भांपकर चिंतित राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए। मुंबई समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में कोरोना के मरीजों की संख्या में आई इस तेजी से चिंतित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में फिर से लॉकडाउन पर विचार करना शुरू कर दिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस हालात के लिए लोगों के लापरवाही भरे रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो सरकार सख्त कदम उठाने को मजबूर हो सकती है। थोड़ी चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं। हम सरकार की चिंता और लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचने के पीछे ठोस वजह है। जब देश के ज्यादातर हिस्से कोरोना को मात दे रहे हैं, तब केरल और महाराष्ट्र के आंकड़े कुछ और ही बयां कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल को मिलाकर ही देश के करीब 73% मरीज हो जाते हैं। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो मुंबई बड़ी चिंता बनकर उभरी है। फरवरी के 2 हफ्तों में मुंबई में कोरोना के नए हॉटस्पॉट मिले हैं। हालात ये है कि मुंबई के 6 वार्ड में 40 से 50% कोरोना के मरीज बढ़े। बीते 1 हफ्ते में मुंबई में ही औसतन 500 से 600 कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र का यही आंकड़ा 3000 से ज्यादा है। मुंबई के आसपास के इलाके में भी कोरोना के नए मामलों ने तेजी पकड़ ली है। यही आंकड़े राज्य सरकार और मेयर की चिंता में भी दिखाई पड़ते हैं। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी होती रही और नए मरीजों के आंकड़े बढ़ते रहे, तो सरकार और प्रशासन के पास लॉकडाउन जैसी सख्ती के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है नहीं होना है। ट्रेन में बहुत भीड़ बढ़ने लगी है, और बढ़ते तो भी मास्क तो यूज़ करो। 100 लोगों में 40 लोग मास्क यूज़ करते, तो 60 लोग मास्क यूज़ नहीं करते। इस कारण अभी ये अपनी रुग्ण की संख्या बढ़ रही है, तो चिंता हो रही है। मुंबई की मेयर का दावा है कि 100 में से केवल 40 लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है तो कोरोना को लेकर लोगों का रवैया लापरवाही भरा है। शायद यही वजह है कि मुंबई में अब तक 3,15,030 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 11,425 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मुंबई में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 2,98,510 को पार कर चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 20,71,306 लोग आ चुके हैं, जबकि इसकी वजह से अब तक 51,591 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होकर 19,81,407 से ज्यादा लोग घर लौट चुके हैं। जबकि बाकी देश की तुलना में महाराष्ट्र की हालत बिगड़ रही हो, तो सरकार की चिंता स्वाभाविक है। सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में अब तक 1,337 इमारतों को सील कर दिया है। जिन इलाकों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहां की कॉलोनियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी के बाहर से आने वालों को कम से कम एंट्री देने की अपील की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने को कहा गया है। यही नहीं, एक बार फिर से किसी भी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों को 14 दिनों तक अलग रहने की हिदायत दी गई है। ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यानी सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की भी चिंता बढ़ा दी है। Within Maharashtra,
couple of districts, Amravati, Nagpur, Pune, Akola, and such smaller cities are a cause for concern, cause for us to watch and to never forget, at least at this point in time, for some more time, that this virus has not gone away. It is still affecting our populations, and it can still raise the number of cases in a given population. So this is a concern that we would very much like to convey, that things cannot be taken for granted. दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत ने कोरोना को जिस तरह हराना शुरू किया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। लेकिन कोरोना के कम होते मामलों के बाद लापरवाही और अनदेखी ने कुछ इलाकों में जोखिम को और बढ़ा दिया है।